उनके पास एक लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है, उनकी स्पष्ट छवि है। पिछले 5 साल से उस क्षेत्र के विधायक रहे हैं तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, कर्मठ व्यक्तित्व हैं। उनको टिकट मिलने में देर हुई, उसके कारण वो वहाँ पर अपना चेहरा नहीं बना पाए हैं। आम आदमी पार्टी का प्रभाव शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम है। परंपरागत तरीके से भाजपा के वोटर हैं और कुर्मी जो हैं परंपरागत तरीके से कांग्रेस के वोटर हैं। तो कांग्रेस को डिसएडवांटेज जो है भीतराघात का बहुत ज़्यादा हो सकता है और जो उनकी वोट की कटौती का एक बड़ा कारण हो सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में विधानसभा वार समीक्षा कार्यक्रम किसमें कितना है दम में दुर्ग विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पूरब टाइम्स न्यूज़। आज एक बार फिर आपके सामने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा लेकर हम आप आए हैं। उसको समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की वहाँ की राजनीतिक स्थिति है, इस वक्त क्या कंडीशन चल रही है। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में बताइए, किस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस के अलावा वहाँ पर आप पार्टी ने भी बिगुल फूंक दिया है चुनाव प्रचार का, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, यदि अपन देखें तो 3 मुख्य कैंडिडेट है, उसके अलावा कई वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। पहले कैंडिडेट मान लीजिए आप ताम्रध्वज साहू, जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं और वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। उनकी कई खासियतें हैं, उनके पास एक लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है, उनकी स्पष्ट छवि है। पिछले 5 साल से उस क्षेत्र के विधायक रहे हैं तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, कर्मठ व्यक्तित्व हैं। लेकिन उसके साथ उनकी कुछ नकारात्मकताएं भी इस चुनाव में प्रचार का प्रमुख मुद्दा बन रहे हैं। जैसे उनकी उम्र है, वो उतने एनर्जेटिक नहीं है और कुछ समय से कई बार बीमार हो गए थे, जिसको लेकर विरोधी पक्ष काफ़ी मुखर हो रहे हैं। और दूसरा ज़्यादा बड़ा, उनके वहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में जब जाते हैं तो जो उनसे लोग असंतुष्ट है वो उनके परिवार के कुछ लोगों के दखल के कारण है। इस कारण से उनको काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। अब दूसरा व्यक्ति तो है, वो है ललित चंद्राकर भाजपा से खड़े हुए हैं, अपेक्षाकृत युवा हैं। उनका जो है कार्यक्षेत्र पिछले 10-15 साल से वो संगठन भाजपा में काम कर रहे हैं, काफ़ी मुखर व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है। वहाँ पर वो हर समाज के कार्यक्रम में अपने दिखाई देते हैं। लेकिन उनको टिकट मिलने में देर हुई, उसके कारण वो वहाँ पर अपना चेहरा नहीं बना पाए हैं। भाजपा के नाम से वोट मिलेंगे, स्वयं के नाम से उनको वोट कम मिलेंगे, ये उनकी नकारात्मकता है। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से है, संजीत विश्वकर्मा। देखा जाए तो सबसे सुदर्शन व्यक्तित्व इन सभी कैंडिडेट्स में वही हैं। पूर्व सैनिक हैं, मुखर हैं, मुद्दों को समझने वाले हैं। लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी का बोलने के लिए वो कहते हैं कि बूथ लेवल और मैक्रो लेवल पर आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारा दखल है, लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रभाव शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम है। इसलिए उनकी संभावनाएं जो है इस बात की बहुत ज़्यादा वोट पाने की संभावनाओं को वो कम करता है। फिर भी चुनाव में कब क्या पलटी हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रत्याशियों की स्थिति है। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में परिसीमन के बाद क्या स्थिति बन के आ रही है? दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में परिसीमन के बाद आप ये मान करके चलिए कि अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स जीते
सबसे पहले वहाँ पर जो जीती थी प्रतिमा चंद्राकर जीती थी कांग्रेस की। उन्होंने प्रितपाल बेलचंदन को हराया था, भाजपा के थे। वोट का डिफरेंस बहुत कम था, लगभग 1500 वोट का डिफरेंस था। उसके बाद वो 2008 की बात है, 2013 में रामशीला साहू ने भाजपा की प्रतिमा चंद्राकर कांग्रेस की को हराया था। वोट का डिफरेंस लगभग 3000 से कुछ ज़्यादा था। और तीसरा चुनाव जो हुआ 2018 में, जिसमें ताम्रध्वज साहू ने विजय हासिल की कांग्रेस के, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जागेश्वर साहू जो कि भाजपा के थे को 22,000 से ज़्यादा वोट से हराया। अब ये तीनों में देखा जाएगा तो तीसरे चुनाव की एक दो खासियतें थी। पहली चीज़ थी कि कांग्रेस की एक तरह से लहर चली थी, और दूसरी बात थी जागेश्वर साहू जो थे एक तरह से डमी कैंडिडेट थे उस क्षेत्र के लिए। ऐसा जब पिछले चुनाव प्रचार में हमारा जाना हुआ तो उनका न प्रचार प्रसार अच्छा हुआ, न पार्टी की तरफ से उनको अच्छी मदद मिली, और न ही उनकी सूरत का उनको लाभ मिला। तो जो ताम्रध्वज साहू थे वो बेमेतरा से दुर्ग ग्रामीण आने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा मतों से पिछली बार जीत पाए। अगर हम उसकी डेमोग्राफी के हिसाब से जाएंगे तो लगभग जो पहले थी, अब तो नहीं होगी तो उसमें बहुत परिवर्तन होगा, लगभग 2 लाख वोटर्स यदि होते हैं तो उसमें करीब आप समझ करके चलिए कि 40 से 44 हज़ार के बीच साहू वोटर और 40 से 44 हज़ार के बीच कुर्मी वोटर इस प्रकार से थे। तो इस कारण से दोनों पार्टियों ने साहू और कुर्मी वोटर्स को किए। साहू जो हैं सामान्यतः परंपरागत तरीके से भाजपा के वोटर हैं, और कुर्मी जो हैं परंपरागत तरीके से कांग्रेस के वोटर हैं। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों ने अपोजिट तरह के खड़े करे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जातिगत उनको कितना लाभ या नुकसान होता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है चुनाव पे? वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में ऐसा है कि बिगुल तो फूंक दिया गया है, भाजपा से भी बहुत सारे असंतुष्ट हैं, और कांग्रेस से इस बार ज़्यादा असंतुष्ट हैं दिखाई दे रहे हैं। असंतुष्ट हैं, भीतराघाती हैं बोलें या जो कुछ भी है। रिसाली नगर निगम क्षेत्र जो है ताम्रध्वज साहू जी की एक उपलब्धि के रूप में माना जाता है। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उनके बेटों की राजनीति में दखलंदाजी ज़्यादा हो गई। तो बहुत सारे पार्षद, बहुत सारे एल्डरमैन सुप्त अवस्था में हैं। कुछ लोग जो है अंदर ही अंदर खराब ढंग से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं या कांग्रेस के प्रति वफादार नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब ये समय की बात है कि समय के साथ वो उनको साथ ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। तो कांग्रेस को डिसएडवांटेज जो है भीतराघात का बहुत ज़्यादा हो सकता है, और जो उनकी वोट की कटौती का एक बड़ा कारण हो सकता है। अब देखा जाए प्लस पॉइंट फिर से यही है कि ताम्रध्वज साहू के अनुभव के अलावा कांग्रेस ने जो 17 घोषणाएं की है वो उनमें से ज़्यादातर का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में है। तो अचानक कहा जाए कि इनकी लॉटरी निकल सकती है। भाजपा कैंडिडेट जो हैं वो सामाजिक व्यक्ति रहे, हर समाज के कार्यक्रम में जाते हुए दिखे, और वो लगातार सक्रिय रहे हैं उस क्षेत्र में। तो उसका उनको एडवांटेज है। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि देर से टिकट मिलने के कारण और कुछ दूसरे दावेदारों के कारण उनको लाभ होने का चांस कम दिखाई दे रहा है। तीसरे है संजीत विश्वकर्मा, वो अब जितने वोट ले पाएँ ये उनकी छवि के आधार पर भी है, आम आदमी पार्टी की मेहनत के आधार पर भी है। देखा जाए तो इस वक्त चुनाव प्रचार के हिसाब से भाजपा आगे दिख रही है, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा काम करते दिख रही है। जबकि मंत्री होने के बावजूद ताम्रध्वज साहू जी की मशीनरी आज की डेट में उतनी सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि वो अपनी मीटिंग्स ले रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर डोर टू डोर जो कैंपेनिंग है
उसमें भाजपा आगे दिखाई दे रही है। आगे का रिज़ल्ट तो जनता ही करेगी। कुछ दिनों के बाद की परिस्थिति के बारे में अपन फिर बात कर सकते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है, प्रियंका गांधी ने अभी वर्तमान में जो घोषणाएं की, जिसमें से प्रमुख रूप से बिजली बिल जो 200 यूनिट तक माफ़ करने की बात है और 500 रुपये करीब सब्सिडी देने की बात हो रही है सिलेंडर पे, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके की घोषणा का कितना असर पड़ सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि भूपेश बघेल सरकार ने पिछली बार किसानों का ऋण माफ़ करने की घोषणा की। अब भाजपा भले ही बोले कि उन्होंने कितने किसानों का ऋण माफ़ किया, लेकिन बहुत सारी घोषणाएं जो उनकी थी वो मूर्त रूप से ग्रामीण लोगों को लगता है कि वो घोषणाएं पूरी हुई। वो घोषणाएं हुई पूरी या नहीं हुई ग्राउंड लेवल पर, वो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि जो छोटी छोटी घोषणाएं हैं कि एजुकेशन को फ्री करना, ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल ही हैं, हालांकि फ़ीस बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने बोला कि केजी से लेकर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक के फ्री बोलना। वो तीसरी चीज़ है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना में भी है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में भी है। तो लेकिन ये एक घोषणा से लोगों में उत्साह बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बिजली वाली बात है, बिजली के वैसे भी रेट्स छत्तीसगढ़ में पुराने समय में भी कम थे, अभी भी कम है। यूनिट्स को बढ़ा दिया है इन्होंने, इसका लाभ निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में मिलना है। गैस सब्सिडी वाला जो मामला है उसका लाभ मिलना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने कहा है कि हम धान खरीदी में पर एकड़ 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल खरीदेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ क्षेत्र हैं जहां पर 20 से 25 क्विंटल धान भी होता है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र में 10-12 क्विंटल होता है। पूरा का पूरा धान अगर हर हालत में किसानों से सरकार ले लेती है एमएसपी पे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की ग्रामीणों को जो दी गई सुविधाएं हैं उसका बहुत ज़्यादा लाभ दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में मिलता हुआ दिखता है। शहरी क्षेत्रों में उसका लाभ कम दिखाई देगा, और विशेषतः दुर्ग ग्रामीण जहाँ पर बाहर तरफ का एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र भी है उसमें, और गांव ग्रामीण एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर इसका लाभ मिलता हुआ कैंडिडेट ताम्रध्वज साहू को दिखाई देता है। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज हमने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा की। आने वाले समय में और भी विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा पूरब टाइम्स में करते रहेंगे। बने रहिए पूरब टाइम्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।